आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जतिंदर परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, और आज जो मौजू हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है उर्दू अफसाना और पंजाब। अफसाना जो शेरी अदब की एक बहुत मकबूल अफसाना जो कि नसरी अदब की एक बहुत मकबूल सिनफ़ है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो हैं पंजाब के एक बहुत बड़े अफसाना निगार, जिन्होंने अफसाना निगारी के अंदर अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। शिरोमणि साहित्यकार हैं। मेरी मुराद है मोहम्मद बशीर मलेर कोटलवी साहब की। बशीर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। दोस्तों, बशीर साहब ने कई किताबें लिखी हैं, लगभग 15 किताबें इनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। अफसाने के फ़रोग के लिए भी ये बहुत काम कर रहे हैं। अफसाना क्या है, इसकी क्या मायने हैं, इसका आगाज़ उर्दू अदब में कब से हुआ और पंजाब में क्या अफसाने की सूरत हाल है, इन्हीं बातों पर आज हम इनसे बात करेंगे। तो बशीर साहब, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि उर्दू अफसाना क्या है और इसका आगाज़ उर्दू अदब में कब से हुआ। उर्दू अफसाने की ही बात करें, दरअसल कहानी सुनना और सुनाना इंसान की फितरत में शामिल है। कहानी पैदा हुई दादी माँ की गोद से, वहाँ से शुरू होकर आज के अफसाने तक पहुँची है। पहले जिन्नात और परियों की कहानियाँ हुआ करती थीं जी जी, और उसके बाद फिर आगे और कहानी बढ़ी तो ज़्यादा तवील हकायतें सामने आने लगीं। उसके बाद पिछली सदी के इंतहाई आगाज़ में उर्दू अफसाना लिखने लगे। वो सिर्फ इंसानों की कहानियाँ थीं और वो वही चीज़ें लिखते थे जो सामने देखते थे। इंसानों पे क्या बीत रही है, इंसानों का अक्स था वो कहानियाँ। इस कहानी को कई लोग कहते हैं अफसाने को कि नून मीम राशिद ने शुरू किया या गुलाम अब्बास ने शुरू किया जी। मेरे नज़दीक बाकायदा जो अफसाना उर्दू अफसाना लिखा गया तो वो मुंशी प्रेमचंद ने किया जी। तो इसके अलग अलग इसकी राय मिलती है लोगों की, जो इसके लोगों की अलग अलग राय है किसने अफसाना शुरू किया। हाँ, बाकायदा अफसाने की फॉर्म में जो नसर आई है हमारे सामने, जो कहानियां हमारे सामने आई हैं, वो मुंशी प्रेमचंद की आई है। तो इसमें जो अफसाना जो एक लफ्ज़ है, इसका माने तो कहानी हुआ एक तरह से जी। अफसाना, कहानी, माजरा जी, वाकया जी, ये सभी कुछ एक ही हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो अफसाना है उसकी पहचान क्या है, कैसे हमें पता चले कि ये जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं जो अफसाना है, उसमें कौन कौन सी जो हैं इज़्ज़ाए तरकीबी होनी चाहिए। दरअसल बात यह है कि आज का जो अफसाना है, जैसे हम लिखते हैं या मेरे हमअतर लिख रहे हैं जी जी, अफसाना वैसे कहते हैं कि साहब ये फिक्शन है जी, मन घड़त चीज़ है जी। लेकिन आज का जो अफसाना है ना, अगर उसकी परतें खोलें तो उसकी परतों में एक सच्चाई होती है। चाहे वो दिल हिला देने वाली सच्चाई हो जी, चाहे वो रोमांटिक सच्चाई हो जी, या जी, कुछ भी हो जी। हर अफसाने के बुनियाद में एक सच्चाई होती है। उस सच्चाई को लेके अफसाना बुना जाता है। सिलसिला तो इजहार का है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे शायर है चाहे वो अफसाना निगार है, उसने अपने अंदर को इजहार करना है और मुतमईन हो जाना है। तो जो अफसाना कहने से पहले जो एक प्लाट बुना जाता है
और जो एक मुकालमा उसमें रखा जाता है और जो लिखने वाले का असलूफ है, इन चीज़ों में आप कैसे इन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि इनकी क्या क्या अहमियत है आपस में? दरअसल बात यह है कि अफसाने का अलमिया ये है कि अफसाने के बारे में, जैसे शायरी में, आप तो शायर हैं जी, आपको इल्म होगा कि शायरों का तो शायरी का तो इल्म उरूज है, बिल्कुल उनका एक नपा तोला पैमाना है। पैमाना है। जी जी। अब अफसाने का कोई पैमाना ही नहीं है, अच्छा। अफसाने का पैमाना नहीं है, इसलिए जिसने चाहा, जिस ढंग से चाहा, यही वजह है कि कृष्णचंद्र से लेके आज तक अफसाने में तब्दीलियां होती रही। कहीं जदीदियत, फिर उसके बाद जदीदियत में आया अफसाना तो इंतहाई बिगड़ गया, वो प्लाट भी खो बैठा, अपना मकसद ही खो बैठा अफसाने का, और जो कारी था अफसाने का वो हैरान और शजदर रह गया, भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि समझने वाली बात नहीं थी। ये जो मॉडर्न आर्ट है, पेंटिंग में अगर हम लगाएं, मुसव्वरी में मॉडर्न आर्ट है, वो लकीरें खींच के रख देते हैं जी। वो मॉडर्न आर्ट को आर्टिस्ट ही ना समझ पाता उसके मायने निकालते रहोगे, ये इसमें एक बात क्या कही गई, वो जिसने जो सोच लिया वही माना है। तो इन्होंने जदीदियत वालों ने सिंपल रखे थे, अब हर आदमी सिंपल रहे। और यानी एक थोड़ी सी हंसी वाली बात है कि एक आदमी गया कि साहब एक किताब, वो फलां साहब की किताब दे दीजिए, उन्होंने वो अफसानवी मजमुआ दे दिया, कहने लगा फिर इसकी कुंजी भी दे दीजिए। वाह 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 वाह। कुंजी लेने के बाद उसको पता चलेगा कि ये जो सवालिया निशान है वो उसका हल कैसे हो। तो उसके बाद अफसाने के ऊपर तब्दीलियां आती रहीं जी। तो एक ही किताब थी 1943 में लिखी गई थी किताब, अफसाना कैसे, उर्दू अफसाना कैसे लिखे, उर्दू अफसाना कैसे लिखे, बहुत मुश्किल किताब। अब उसके बाद मैंने अपनी किताब उर्दू अफसाना और अफसानचा तकनीकी तनाजुर में, मेरी ये किताब है। तो उस किताब में मैंने अपने तमाम तजर्बात समो दिए हैं। अच्छा बशीर साहब, मैं एक बात आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त भी एक वजूद तो है ही अफसाने का और बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। एक दौर था कि अफसाने की बहुत मकबूलियत भी थी, अब भी है। तो आपकी नज़र में कौन कौन से अहम और बड़े अफसाना निगार हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? पूरी उर्दू दुनिया को लीजिए। पूरी उर्दू दुनिया में अगर देखा जाए तो सादत हसन मंटो, बेदी और इस्मत चुगताई को भी लोग पसंद करते हैं, कृष्णचंद्र, हाँ, प्रेमचंद का जिक्र तो आपने कर ही दिया पहले। हाँ, प्रेमचंद तो दरअसल मैं एक बात कहना चाहता हूँ अफसाना निगार के बारे में कि अफसाना निगार एक तारीख साज होता है। अफसाना अपने वक्त की तारीख लिखता है। अब देखिए कि प्रेमचंद का जमाना जो था वो जागीरदारी दौर था। बेशक बेशक। जागीरदार जुल्म करते थे, मजदूरों पे जुल्म करते थे, गरीबों पे, गुरबा पे करते थे जुल्म, और बेगार लेते थे लोगों से। तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कृष्णचंद्र, वो अपने मुंशी प्रेमचंद जी ने अफसाने लिखे। उनके अफसानों से पता चलता कि उसके दौर में क्या कुछ हो रहा था, बिल्कुल उनके जहन पे क्या गिरा बात गुजरी कि उन्होंने अफसाने लिखे। अब जो उनके पास लीजिए पोस्ट का रात, गौदान, ये बिल्कुल वो सब चीजें हैं। बिल्कुल। तो अफसाना भी जो है वो एक जो अपने वक्त की अक्कासी करता है, वो एक आईना होता है अपने वक्त का। जी वक्त। अच्छा उसके बाद देख लीजिए आप, अब सादत हसन मंटो को ले लीजिए। सादत हसन मंटो ने अपने दौर की जो पसमानदा तबका था, अपने दौर के उस तबके को उभारा। हम तो सोच भी नहीं सकते कि वो तबका, क्योंकि आजकल है ही नहीं। पार्टीशन के दौर पर वेश्यों का सिलसिला, पार्टीशन के दौर पर उनका बहुत सारा मुताला था और बहुत सी किताब। मैं वही आ रहा हूँ कि वक्त बदलता है, वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं, समाज में तब्दीली आती हैं। अब ऐसे ही अचानक पार्टीशन का हादसा सामने आ गया, अलमिया, तो उसने इतना मुतासर किया। उन्होंने अपनी नंगी आंखों के सामने देखा क्या हो रहा है, कुछ तो खून देखा और जुल्म होते हुए देखे। तो
जब भी अफसाना निगार या कोई भी फनकार जब कोई जुल्म देखता है, ज्यादती देखता है, तो वो उसका इजहार करता है। तो इजहार के सिलसिले में इन्होंने बहुत से अफसाने लिखे। टोबा टेक सिंह इनका टोबा टेक सिंह बहुत बड़ा मिसाल है, बहुत बड़ा। और वो ठंडा गोश्त है, मजीद बहुत, उन्होंने बहुत अफसाने लिखे हैं। और इसके अलावा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि उन्होंने छोटे छोटे अफसाने लिखे। अच्छा, मतलब अफसानचे का जो दौर आप कह रहे हैं, हाँ। ये मंटो के वक्त में ये इसका आगाज हो गया था। मंटो के बारे में लोगों ने कहा कि मंटो मुपासा से मुतासर थे। अच्छा, दरअसल मैं अर्ज कर दूं कि सबसे पहले जो फैशन है वो वेस्ट में आता है जी, वो वेस्ट से फैशन फिर इंडिया में आता है जी। तो ऐसा ही हुआ। ऐसे ही अदब के साथ है। ये अफसाना जो है ये हिंदुस्तान का नहीं है, ये भी मगरिब से ही आया है फैशन। जी जी जी। और मगरिब से ही लोग कहते हैं कि मंटो जो है वो मुपासा से बहुत मुतासर थे जी। मुपासा ने छोटी छोटी कहानियां लिखी। मसलन मुपासा की एक कहानी है कि एक आदमी प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है और प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ तो एक गिरे का टाया, उसने आके उसका पर्स मार लिया जी। पर्स में देखा, उसमें खाली था पर्स, कुछ था ही नहीं। मुसाफिर सो रहा था, उसने अपनी जेब से नोट निकाले और पर्स में डाल के उसी की जेब में डाल दिया। अफसाना खत्म। अफसाना खत्म। क्या बात है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं बशीर साहब इसमें एक बात ये जोड़ना चाह रहा हूँ, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि पंजाब का क्या रोल रहा है अफसाना निगारी में। आपने मंटो का जिक्र किया, वो पंजाब के ही थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि और कौन से बड़े अफसाना निगार थे हमारे पंजाब में जिन्होंने उर्दू दुनिया में अफसाना निगार के तौर पर अपनी पहचान बनाई और अफसाने को मकबूल करवाया। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो तो मंटो का है। आज आप देखिए साहब कि हिंदी वाले इतना ट्रांसलेशन कर रहे हैं मंटो को जी कि बेइंतहा। वो ये कहते हैं कि काश मंटो हिंदी के राइटर होते। हाय हाय। उसको मंटो को इतना पसंद किया जा रहा है। मंटो पे फिल्म भी बनी है। जी 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 जी। तो मंटो को ले लीजिए, उसने बहुत मंटो के अफसाने पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मंटो ने अपने अफसानों में पंजाबी जबान बहुत इस्तेमाल की है। अच्छा। मसलन टोबा टेक सिंह में लगा लीजिए, वो जो पागल का है कि वो मूंग की दाल ये वो एक जुमला है उसका, वो बार बार दोहराता है। हाँ, वो बार बार दोहराता है। बिल्कुल वो पागल की ही थी। ये तरीका है इजहार करने का अपनी ज़बान। मैं बताऊं कि किरदार निभाने के लिए, किरदार की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसके मुंह में किरदार की ही जुबान रखी जाती है। तो मंटो ने जो पागल की जुबान रखी है, बहुत खूबसूरत वो मुकालमा है, मैंने वो पढ़ा है, बहुत खूबसूरत है बातें। तो और कौन से पंजाब के अहम अफसाना निगारों का आप जिक्र कीजिए, कुछ बताएं। पंजाब कौन कौन से लोग थे जिन्होंने एक अफसाने को मुकाम दिलाया। राजेंद्र सिंह बेदी जी, बड़ा नाम है। राजेंद्र सिंह बड़ी बेदी बड़ा नाम है। और कृष्णचंद्र को कहते हैं कि वो कश्मीर के थे जी, लेकिन वो चोपड़ा खानदान से जी। अब ये हिंद समाचार के जो विजय कुमार हैं ये उनके कजन हैं। अच्छा। रमेश जी ने मुझे खुद बताया। अरे वाह। हाँ, रमेश जी ने मुझे खुद बताया था कि हमारे कजन हैं। कृष्णचंद्र के बगैर तो उर्दू अफसाना कंप्लीट ही नहीं हो सकता। उसकी तारीख ही नहीं लिखी जा सकती। कृष्णचंद्र ने बहुत नाम फैला, बॉम्बे तक गए कृष्णचंद्र। और उपेंद्रनाथ बड़ा नाम भाई। और मौजूदा दौर तक आ जाइए। बाद मौजूदा दौर ये देख लीजिए कि केवल धीर हैं हमारे ना, केवल धीर नहीं, वो अपने श्रवण कुमार वर्मा, अमृतसर में रहते थे। अमृतसर में श्रवण कुमार वर्मा सबसे अव्वल के अफसाना का अच्छा बेहतरीन अफसाना लिखते थे। वो आर.डी. शर्मा तासीर भी लिखते थे। उन्होंने भी लिखे। उसके बाद मैंने खुद लिखे। कृष्ण बेताब लिखते थे संगरूर से, वो भी अच्छा अफसाना लिखते थे। यानी ये बाद की नस्ल है। मैं भी उनमें शामिल हूँ। आपने जो अफसाने लिखे उनमें किस तरह के मौजूआत आपने रखे हैं और किस तरह के अफसाने आपके रहे? आपने अपने जज्बातों एहसासात का कैसे तर्जुमा किया अपने अफसाने में, और आपने अफसाना कब लिखना शुरू किया, इसके बारे में कुछ? मेरा पहला अफसाना
1974 में छपा था। अब देख लीजिए कि मैं 50 साल से अफसाना निगारी कर रहा हूँ और मैंने शायरी की तरफ ध्यान नहीं दिया है। हालांकि मैं शेर कह सकता हूँ, लेकिन मैं शायरी की तरफ नहीं गया, क्योंकि हर आदमी अहमद नदीम कासमी नहीं हो सकता, वो दोनों काम नहीं कर सकते। दोनों काम नहीं कर सकते। वो बेहतरीन अफसाना निगार थे और उतने ही बेहतरीन शायरी करते थे। अच्छा, हमारे पंजाब में खवातीन का क्या हिस्सा रहा है अफसाना निगारी में? कुछ नाम हैं आपके जहन में ऐसे? नहीं, पंजाब में अभी रेणु बहल हैं। रेणु बहल हैं, वो चंडीगढ़ में रहती हैं। जी जी। वो काफ़ी तरक्की कर रही हैं जी अफसाने में, और उनके नावल भी आ रहे हैं, अफसानवी मजमूए भी आ रहे हैं। जी जी। वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में थी, जब से वो रिटायर हुई हैं तो उन्होंने फुल टाइम वो अच्छा इसमें लगे लिखा है और बहुत ज़्यादा लिखा है। बहुत ज़्यादा लिखा, उनका नाम है। तो अफसाना निगारी जो है वो एक तरह से आप कह रहे हैं कि जो अफसाना निगार महसूस करता है, जो वो देखता है अपने हमारे समाज में क्या हो रहा है, उसी को लेकर, किसी एक वाक़े को लेकर वो बुनता है अफसाना और कहानी कह देता है। जी। तो मैं आपसे एक बात ये भी जानना चाह रहा हूँ, आपने बताया कि आपको 50 साल हो गए इस अफसाना निगारी में, और आपने बहुत से अफसाने लिखे, कई किताबें आपकी मंजर आम पर आईं। तो अफसाना निगारी के फ़रोग के लिए आपने क्या काम किया? अपने लिए तो ठीक है, आपने अफसाने लिखे, किताबें लिख दी, दूसरे लोगों को तरबियत मिले, दूसरे जो नए लिखने वाले हैं उनको रोशनी मिले, इसके लिए भी आपने कुछ काम किए? आपने जो पहले सवाल किया था उसमें ये भी कहा था कि आपके अफसानों का रंग क्या है, रुझान क्या है मेरा, तो पहले वो बता दूं आपको मैं कि मेरा रुझान शुरू से ही, मेरा जो पहला अफसाना था वो, उसका उन्वान था भूख। भूख। कालाहांडी ज़िला में वो पड़ा था, कहत पड़ा था। अच्छा। कहत में भूखे लोगों के ऊपर एक अफसाना लिखा था मैंने, मेरा पहले ही अफसाना था। दरअसल मेरे अफसानों का जो मौजू होता है वो एहतजाज होता है। अच्छा। एहतजाज और सिर्फ एहतजाज। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई रोमांटिक अफसाना नहीं लिखा। अच्छा। रोमांस तो मैं लिखता, हालांकि रोमांस ऐसा मौजू है कि पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक इसको चलना ही चलना है। हाँ। ये इसको कोई इसे रोक नहीं सकता। जो दुनिया का आखिरी आदमी होगा वो भी रोमांटिक, फितरत है इंसान की, फितरी चीज़ें। लेकिन आपने जैसे जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो आपने जो हमारे समाज में जो दुख हैं, तकलीफ़ हैं, जो मुश्किलें हैं, आम आदमी की परेशानियां हैं, उनको आपने अपने अफसाने में जगह दी। समाज में जो गलत होते हैं, अब देखिए मैंने पिछले 3-4 साल से जी, मैं वही कह रहा था कि मैं जो अफसाना निगार है वो अपने दौर का तारीख साज होता है। जी। मैं अपने ही अफसानों की बात करूं तो मैंने पहले दहशतगर्दी के ऊपर अफसाने लिखे, मिलावट के ऊपर अफसाने लिखे, और दहशतगर्दी के बाद फिर दौर आया, आज जो नई सदी की बात करें तो छोटी छोटी बच्चियों का जो रेप हो रहा है, नशों के खिलाफ मैंने लिखा। तो जो आप देखते हैं हमारे माशरे में जो चीज़ें हो रही हैं, आप उसी को ही अफसाना अपना उसी पे ही बुनते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है बशीर साहब। इसके साथ मैं अगर आपसे ये बात जोड़ना चाहूँ, मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था, वो रह गया कि आपने अफसाना निगारी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। उसके साथ मुझे ये इस सवाल का भी आप जवाब दे दीजिए कि जो नई नस्ल है पंजाब की, अफसाना निगारी जो कर रही है, आप उनसे कितना मुतासिर हैं, और कुछ अहम नाम आपके अगर जहन में हो तो वो भी बताइएगा हमारे नाजरीन को। ऐसा है साहब कि मैं एक ऐसा अफसाना निगार हूँ, मेरे उस्ताद ने कहा था कि भाई इल्म बांटने से कभी इल्म कम नहीं होता। जी। मैंने ये सोचा कि मंटो और बेदी की सरजमीन से जी ये अफसाना निगारी तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने अफसाना लिखना शुरू किया तो उस वक्त मेरे शहर मालेरकोटला में कोई भी अफसाना निगार नहीं था। अच्छा। वहाँ हर जगह शायरी ही शायरी थी, शायरी के अखाड़े हुआ करते थे, वहाँ उस्ताद हुआ करते थे, हाँ इस्लाह हुआ करती थी, ये वो मुशायरे हुआ करते थे। अफसाने का कोई, मैं दरअसल बचपन से ही शमा रिसाले का आशिक था। बहुत बड़ा रिसाला था वो। हाँ, किसी ज़माने वो अब मेरा ख्वाब भी था
कि मैं शमा रिसाले में छपूं किसी वाह। वक्त। मेरा सपना था शमा शायर आजकल ये जितने बड़े वो रिसाले शमा थे, सुषमा ये दिल्ली हाँ, के बड़े शमा बड़े सुषमा बहुत जी। बड़ा। तो मैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि उसमें फिल्मियात भी थी, तो मैं पढ़ते पढ़ते अफसाने की तरफ रुजू हो गया। अच्छा। और मैंने 72 में अफसाने लिखे, लेकिन 74 में अफसाना मेरा पहला छपा। तो मैं ये सोचता था, मेरी ट्रांसफ़र हो गई फरीदाबाद, मैं 7 साल दिल्ली के करीब रहा, जी तो वहाँ पे अफसाने के उस्ताद भी मिले, जैसे जोगिंदर पाल, जी जी जी। जैसे फिक्र तौंसवी, बेशक, बेशक। सतीश बत्रा, बड़े नाम सब। दीवान बरिंदरनाथ, जी, जी। ये हल्का था, बड़े नाम है सब उर्दू क्योंकि ये अफसाने सब लोग पंजाबी थे और मैं भी पंजाबी था। पंजाबी होने के नाते ये लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, और इन लोगों से मैंने बहुत सीखा, बहुत कुछ सीखा। और अगर मैं उनसे ना मिलता तो शायद आज तक भी मैं कच्चे पक्के अफसाने लिखता रहता। तो जो बहुत आपने भटकता सीखा, जो आपने लिखा, तो नई जो नस्ल है उन तक वो चीज़ें कैसे पहुंच रही हैं? वो ऐसा है सर कि जब मैंने सोचा कि बेदी मंटो की सरजमीन से अफसाना तो ख़त्म हो जाएगा, जी। कोई भी तो लिखने वाला नहीं बचेगा मेरे बाद, तो मैंने अफसाने के फ़रोग के लिए एक अंजुमन बनाई, अल कलम। अच्छा। अल कलम की माहवार नशस्त होती थी, मैं खुद ही झाड़ू लेता था, खुद ही दरिया बिछाता था। एक स्कूल था हमारे पास, तो वो लोग आते थे, 60-70 लोग आने लग गए अफसाने सुनने अच्छा, के लिए। अफसाने की महफिल में? अफसाने की महफिल में 60-70 लोग आते, और मेरी अहलिया उन सब के लिए चाय बना के पिलाती उनको, उनकी भी कंट्रीब्यूशन है अदब के लिए। क्या बात। तो मैं यही चाहता था कि अफसाना, ऐसा मैंने राइज कर दिया अफसाना मालेरकोटला में कि शोरा हजरात भी अफसाने लिखने लग गए। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी। वो भी लिखने लग गए। और 1 साल के बाद हमने फंक्शन किया, बहुत बड़ा फंक्शन था। मेरे ख्याल में पंजाब में पहली बार अफसाना सुनाने का जो रवायत डाली है वो मेरी वजह से ही हुई, मैंने ही डाली। अब तक अफसाना लिखा जा रहा था, लेकिन हाँ। आपने ये किया कि अफसाना सुनाया जाए, अफसाना इस पर आपने बात की। अफसाने का प्रोग्राम बनाया जाए, अफसाने की तकरीब बनाई की मुनक़द की जाए। जी, जी। तो पहला जो जलसा था वो मई 85 में हुआ था। तो उसमें फिक्र तौंसवी, जोगिंदर पाल, क्या बात है। रफिया मंजूरुल अमीन हैदराबाद से थी, वो आई थी, सतीश बत्रा, ओम कृष्ण राहत, हीरा नंसोज, मैं सबको गाड़ी में भर के लेके आया था मालेरकोटला। नहीं, मुझे ये जानने का मौका मिला कि आपने अफसाना निगारी के लिए कितना काम किया है। हालांकि हमारे पास बड़ा मखसूस वक्त है, तो इसमें हमें बात ख़त्म करनी थी, और आपने अफसाना निगारी के हवाले से बहुत खूबसूरत बातें की। आपने बताया कि अफसाना क्या है, कैसे आगाज़ इसका हुआ, और पंजाब में क्या सूरत हाल हैं, अपने माजी में अफसाना कैसा था, और मौजूदा दौर में अफसाना क्या है। तो नाजरीन, आइंदा फिर किसी नए मौजू को लेकर हम आपसे मुखातिब होंगे, आपके रूबरू हम हाजिर होंगे। आज बशीर मालेरकोटलवी साहब ने, जो शिरोमणि साहित्यकार अवार्ड जिनको पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है, आज उनसे हमने मुलाकात भी की और अफसाने के बारे में जाना। आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ आपके रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।